असद खरल साहब, ये जो कुछ हो रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, बिलावल आप देखें बाकायदा तीर पर तीर चला रहे हैं। अब यह कि जी बिल्ली ना बनो, शेर बनो, अवाम के दरमियान आओ। नून लीग तो मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती। ये क्या इससे पीपल्स पार्टी को फायदा होगा या इन दोनों का नुकसान है? नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का, और तहरीक इंसाफ का इसमें फायदा? देखिए, मामला ये है कि अभी चूंकि वहाँ पे हुकूमत है नून लीग की, गुज़श्ता 5 साल से हुकूमत नून लीग की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसलिए बात ये कर रहे हैं क्योंकि जो अवाम है वहाँ के, नून लीग की हुकूमत ने वहाँ पे डिलीवर नहीं किया। वो अवाम की जो हमदर्दियाँ वो लेने के लिए जो वहाँ की हुकूमती पार्टी है बेसिकली उसको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि नून लीग की वहाँ पे हुकूमत है। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तरफ अपोजिशन की बात की जाती है, मुतहिदा अपोजिशन की बात की जाती है, पीडीएम की बात की जाती है, हुकूमत को गिराने की बात की जाती है पीटीआई की गवर्नमेंट को, और दूसरी तरफ आपस के अंदर उनकी जिस तरीके से चपकस चल रही है और जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या नीचा दिखाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई मौका जाने नहीं दे रहे हाथ से। गुज़श्ता 4-5 दिन से आप देखें मुसलसल वो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, फिर वो ताने दे रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को भी चैलेंज कर रहे हैं कि आएँ आप मुकाबला करें, आप भागे नहीं, बिल्ली ना बने, तो शेर की तरह आएँ, मैदान में आएँ। तो ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया जो असम्बली में उन्होंने कहा था कि आपने अगर कोई पॉलिटिक्स करनी है, आप अगर चाहते हैं कि मुल्क के अंदर, तो फिर आए पाकिस्तान में आगे करें। अब मामला चूंकि नफ्सा नफ्सी का आलम है, जवाब क्यों नहीं दे रही बिलावल भुट्टो की बात? नफ्सा नफ्सी का आलम है, खामोश क्यों है मरियम नवाज? वो नहीं जवाब दे रही। आज भी वो उन बयानात पर है कि बिलावल अब हम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे, बिलावल हम बहन भाई हैं, अब नहीं। देखिए, मरियम साहब इसलिए जवाब नहीं दे रही कि वो चाहती है किसी तरीके से भी दोबारा वो पीडीएम इकट्ठी हो जाए, दोबारा फिर एक हाइप क्रिएट हो। जिस तरह उनके वालिद बाहर चले गए, शायद उसके जरिए शायद वो भी बाहर चले जाए, क्योंकि इधर आने का सीन तो है नहीं कोई। लिहाजा मरियम साहिबा पहले ही परेशान है कि शहबाज शरीफ साहब, जरदारी और फजल रहमान एक पेज पर नजर आ रहे हैं, तो वो चाहती है किसी न तरीके से अब दोबारा वो पीडीएम में जिस तरह पहले थी, अच्छा, वो इन हो मरियम बिलावल भाई भाई और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बैनर तले सारे, लेकिन सारे मामला, इसलिए वो खामोशी का बिलावल कोई असर नहीं ले रहे, वो ताबड़तोड़ हमले करें। बाबर डोगर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि जी ये सिलेक्टेड बनना चाहते हैं बिलावल किसी ना किसी तरह से। आपको लगता है कि बिलावल इस वजह से तनकीद कर रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि बिलावल जो एजेंडा पेश कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, हम मुलाजमतें देंगे, ये सब झूठे हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा काम करती रहती है, और अगर आप जंग का कहेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोग अगर जंग का कहेंगे तो भारत से जंग होगी। उस्तामा साहब, अभी आपने एक सवाल पूछा खरल साहब से कि मरियम नवाज बिलावल की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही। मेरे नज़दीक बिलावल जो तकारीर कर रही है, मैं ये समझता था कि बिलावल की बड़ी ज़बरदस्त ग्रूमिंग हुई है। मुझे बिलावल में एक लीडर नज़र आ रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से वो बचगाना चीज़ें कर रहे हैं, मुझे बड़ी मायूसी होती है कि जिस तरह से वो नून लीग को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से बिला वजह आप आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। असल इशू तो ये होना चाहिए था कि वहाँ पर अपना एजेंडा दें, वहाँ पर जाकर बताएं कि सिंध की हमारी गवर्नमेंट है, 13 साल हो गए सिंध हुकूमत में, देखें कैसा वो स्विट्ज़रलैंड बना दिया हमने सिंध को, किस तरह से सिंगापुर की मिसाल बना दी है सिंध जो है वो हांगकांग लग रहा है, सिंध जो है वो दुबई लग रहा है। मेरा मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि जी हम नौकरियां देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के जो बार बार उनकी रूलिंग्स हैं उनको देखें सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। देखिए, एक चीफ जस्टिस चले कह दें, 2 कह दें, 3 कह दें, आप पिछले 10 साल में देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं उनकी यही ऑब्जर्वेशन है सिंध गवर्नमेंट के बारे में। करप्शन है तो उसके बारे में ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर तो जनाब बिल्ली भी 2 घर छोड़ देती है, आपने लाड़काना और सखर नहीं छोड़ा, वहाँ पे एक सारा फंड खा गए। कराची के हालात है वो आपके सामने है, बेड़ा गर्क कराची का हुआ है, वो कराची को कोई संभालने वाला नहीं है। डायरेक्ट उसामा साहब, डायरेक्ट जिम्मेदारी आप जो मर्जी कह लें, डायरेक्ट जिम्मेदारी कराची की उस गवर्नमेंट की है जो 13 साल से यहाँ पर बैठी हुई है। आप किसी और को इल्ज़ाम दे ही नहीं सकते, आप MQM को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। उन्होंने जो भी किया, कब्जे किए नहीं किए, उसकी भी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की, कब्जे होते तो ये रिट्रीव करवाते।
अब पंजाब में अगर 10 साल PMLN की गवर्नमेंट रही या यहाँ पर अब PTI की गवर्नमेंट है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ऊपर क्योंकि कोई और गवर्नमेंट थी तो इसलिए जिम्मेदार जो है वो ये गवर्नमेंट नहीं है। और सरकार 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात आपके पास हैं, हर चीज़ आपके पास है। 13 साल में तो आप देखें तुर्की कहाँ से कहाँ चला गया, चाइना कहाँ से कहाँ चला गया, किसी भी सूबे की किसी भी, ये 13 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। मैं सिर्फ ये बिलावल से पूछना चाहता हूँ कि सिंध को अपनी पार्टी ने क्या दिया, इंटीरियर सिंध में क्या डेवलपमेंट आ गई। कराची से कोई लोग लाहौर आते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। कराची पाकिस्तान का पॉलिटिकल हब है, कराची पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न शहर है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और कराची के बगैर ज़ीरो है। लेकिन कराची के हालात ये हैं कि कराची रहने वाला शहर ही नहीं है। दुनिया के गंदे 3 शहरों में कराची का शुमार किया जाता है, दुनिया के बदतरीन शहरों में कराची का शुमार किया जाता है। वो शहर जो रोशनियों का शहर था। अच्छा। इंटीरियर सिंध में चले जाए तो ऐसे लगते जैसे पत्थर के दौर में आ गए हैं। और बिलावल साहब वहाँ पर, जब मसला ये है कि अब बिलावल इस तरह की बेगाना बातें करेंगे, कभी वो सिंध की सियासत की बात करते हैं, कभी वो पंजाब और सिंध का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि जी पंजाब का डोमिसाइल और सिंध का डोमिसाइल। कभी ये कहते हैं कि ये पंजाबी प्राइम मिनिस्टर और सिंध के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। बिलावल साहब, मसला ये है कि आप डायरेक्ट बात करें। आपने जो सिंध में तरक्की की है वो गिनवाएं जाकर वहाँ पर कि सिंध में अस्पतालों की हालत क्या है, सिंध में स्कूलों की हालत क्या है, सिंध में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिंध में बिजली की क्या सिचुएशन है, सिंध में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, सिंध में रोजगार कैसे है। आपने तो सारे बिलावल की तोपों का रुख उल्टा मोड़ दिया है। लेकिन ये बताएं कि अगर ये जो आप बातें कर रहे हैं कि इनको मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो मरियम साहिबा जो बात कर रही है कि जी जिसने सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारी, इसे खारजा पॉलिसी का क्या पता, तो क्या वो बड़े अच्छे बयान दे रही हैं, वो अपनी कारकर्दगी गिनवा रही हैं? उनके तोपों का रुख भी सिर्फ ये है कि इमरान खान की तरफ। हाँ, ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी को बिलावल को कुछ नहीं कह रही, लेकिन इस तरह तो फिर कोई भी लीडर ना बन सके कि जी सारी उम्र उसने फलां काम किया है। इस तरह तो नवाज शरीफ साहब सारी कारोबार करते रहे। साहब एक मिनट, आपने ये कहना कि कोई लीडर ना बन सके। देखिए, मैच्योरिटी ये होती है कि आप कोई विजन दें, कौम को कोई चीज़ दें। ठीक है, नून लीग को भी रगड़ा लगाएं कहें कि पंजाब के हवाले से, कोई करप्शन के हवाले से, उन्होंने ये जो करप्शन की है उस हवाले से बात करें, कहें कि जनाब ये इन्होंने लूट के खाया पंजाब को। कहें, ये बात कभी नहीं करेंगे बिलावल, ये बात कभी नहीं कहेंगे कि नून लीग पंजाब को लूट के खा गई। नून लीग ने मेट्रो में कमीशन कमाया, नून लीग ने पनामा में कमीशन खाया, नून लीग ने ऑरेंज लाइन में कमीशन खाया, या जो नया में इनके इल्जामात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये बात कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बात कहेंगे तो वो अपने गले पड़ जाएगी। ये वो बातें करेंगे जो बेईमानी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं कि शेर बनो बिल्ली ना बनो। और भाई बाप को मिला के तो तुमने अपोजिशन बना ली। आप ये बता दें बाबर साहब, कितना फर्क पड़ता है इन बयानात से इलेक्शन कैंपेन्स में? ये जो ज़ाहिर है जलसे जुलूस कर रहे हैं, मरीम साहब का टारगेट है, वो कह रही है हमें पता है टारगेट, वो इमरान खान को टारगेट कर रही है, लेकिन बिलावल जो है दोनों को। देखिए, मरियम जो है वो डॉट ऑन 2 चीज़ों को टारगेट कर रही है। एक PTI को टारगेट कर रही है जिसको वो अपना राइवल समझती है जी, कि उनका ख्याल है कि चूँकि नून लीग की गवर्नमेंट है, वहाँ पर नून लीग वहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी है, और उनका ये ख्याल है कि उनका मुकाबला PTI के साथ। ठीक है, पीपल पार्टी को वो अपना कंपेटिटर समझते नहीं है। उनका ख्याल है कि पीपल पार्टी का कश्मीर में कोई शेयर, कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए वो बिलावल को टच ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनका जो टारगेट है, वो जो समझते हैं उनका मुकाबला है वो PTI के साथ है, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स में जो चीज़ सामने आ रही है वो यही लग रही है कि मुकाबला जो होना है वो PTI का और नून लीग का होना है। तो वो PTI को टारगेट कर रही है, जिससे उनको कोई मार्जिन मिलेगा, जिससे कोई उनको फायदा होगा। तो उनको फायदा ही कोई नहीं, जो वो समझती कि वो। अगली खबर पर जाने से पहले, क्योंकि वो बड़ी अहम है, इलेक्शन कमीशन के वाले से वज़ीर आज़म को खत, उससे पहले एक कमेंट असद खरल साहब आपका कि ये मरीम नवाज साहब को कि जिसने सारी ज़िंदगी खेलकूद में गुजारी, से खारजा पॉलिसी का क्या पता, उसने कश्मीर बेच दिया, उसने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, उसने खामोशी इख्तियार की, ये आपको कुछ नहीं देगा, इसने बेरोज़गारी महंगाई दी। इमरान खान को उन्होंने बाकायदा टारगेट किया हुआ है। उनका आपको लगता है कि अच्छा फोकस जा रहा है मरीम का, वो फोकस्ड है? देखिए, ये जो एक बताया मरीम साहब बार बार कह रही है कि इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया, तो इन्होंने कौन सा कश्मीर आज़ाद करा दिया था? नवाज शरीफ के पास भी 2-3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे,
3 दफ़ा जब वज़ीर आज़म रहे तो बड़े बड़े जो वहाँ पे बात होती थी, जो बड़े फोरम से जब जाते थे तो कश्मीर का तो एजेंडे से या अलामिया में नाम ही निकलवा दिया जाता था। खैर साहब सॉरी आपको काट रहा हूँ, ऊफा कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, ऊफा कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया पहली मोदी की और नवाज शरीफ की एक मुलाकात हुई थी जिसमें 10 पॉइंट एजेंडा तैयार किया गया था, इस एजेंडे पे बात होगी। उसका दानियाल गिलानी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर के मीडिया सेक्रेटरी थे, मैं आपको बता रहा हूँ रूस में, और जब इसका अलामिया सामने आया तो पूरा पाकिस्तान हैरान हो गया कि उसमें कश्मीर का नाम ही नहीं था। आप कॉन्फ्रेंस निकाल के देखिए। इस तरह आप अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद वो बच्चे हैं, जिस तरह वो आज वो फर्क भी कह रहे थे कि दोनों बच्चे अपने बाप को बचाने के लिए लगे हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी तो उस वक्त राजीव गांधी जब पाकिस्तान आए थे तो इस्लामाबाद से कश्मीर के बोर्ड किसने उतरवाए थे, किसके हुक्म से उतरे थे, आपको पता ही। लिस्टें किसने दी थी? ये तो हालत है यहाँ पे इन हुक्मरानों की। इमरान खान तो कुछ जुमा 8 दिन, अभी 3 साल भी उनको नहीं हुए। तो शायद वो ये कह रही है, देखिए ट्रेनिंग होती है, नवाज शरीफ के अंडर मरियम साहबा की ट्रेनिंग हुई, वो दौरों पर जाया करती थी। कश्मीर कमेटी जो थी मौलाना फजल रहमान साहब जो 5 साल दौर निकाल रहे अभी का, जी क्या उसके अंदर प्रोग्रेस थी? एक बयान कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, उसका एक बयान नहीं था कभी मकबूजा कश्मीर के या कश्मीर के हवाले। और उससे पहले देखिए अब जो बैक चैनल जो डिप्लोमेसी हुई है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो वादे तौर पर खुल के चीजें सामने आ गई हैं कि वो इंडिया का इनिशिएटिव था। लेकिन वो बैक चैनल डिप्लोमेसी इस वजह से ख़त्म हुई कि पाकिस्तान जो था उसने सामने वाजे कर दिया इंडिया पे कि इंडिया से उस वक्त तक कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होगा जब तक 370 का स्टेप वापस नहीं होगा। तो ये तो गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल सामने आ गया कि गवर्नमेंट कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो मरियम कहना चाह रही है, वो कह रही है कि इमरान खान की कभी कोई खारजा पॉलिसी पर ट्रेनिंग ही नहीं हो सकी। मरियम साहबा बैरूनी दौरे करती रही अपने वालिद साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर एम्बेसडर से मिला करती थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर एम्बेसडर मिलती थी। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रही है कि ग्रूमिंग होती है, वो अमेरिका अमेरिका जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इमरान खान क्या करते रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। बड़े बड़े वो इदारों में पढ़े हैं, पूरी दुनिया के उन्होंने दौरे किए हैं, सरबराह ने मुल्क से वो मिलते रहे हैं। उससे पहले भी उनका नवाज शरीफ साहब से कम तो शायद रिकॉर्ड बनाओ, 70 लोगों से 7 दिन में 70 मुलाकातें उन्होंने की।